कभी पतंग उड़ाते हुए मेरी निगाह जब पतंग के करीब से जहाज़ गुजरता था तो मेरी निगाह उस पर टिकती थी और सोचता था एक दिन मैं जहाज़ से लाऊंगा और पायलट बनूंगा। लेकिन वो ख्वाब तो आज से 14 साल पहले उस काली रात ने तोड़ दिया। टॉर्चर, 30 डिग्री टॉर्चर, जिसको उससे पहले या तो फिल्मों में देखा या फिर सुना था। मेरे जबरन कपड़े उतार दिए गए और मेरे हाथों के नाखून हो या पाँव के नाखून हो वो भी निकाले गए। मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। अरेस्टिंग वो होती है जो हमारे संविधान में, CRPC में, IPC में जो रूल है उसके मुताबिक हो। मेरे जो पिताजी थे, जब पहली बार वो मुलाकात जंगले पे आए तिहाड़ जेल में, तो आकर कहने लगे बेटा मुझे बहुत रंज है, दुख है। कि तुम ऐसे खतरनाक आरोपों में बंद हो और मुझे पता है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अभी भी ख्वाब वो टॉर्चर के आते हैं। घर में जो होते हैं वो कहते हैं कभी कभी कि भाई तुम रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, क्या कोई सपना देख रहे थे? तो उठा देते हैं मुझको। मैं रो रहा होता हूँ या फिर घबरा रहा होता हूँ, कपकपा रहा होता हूँ। उस काली रात को शायद वो मेरी ज़िंदगी में ऐसा अंधेरा लाया कि आज भी वो पीछा नहीं छोड़ता है। मैं टोटल 14 साल जेल में रहा और 10 साल लगभग तिहाड़ जेल में। वहाँ से केस ख़त्म होने के बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया गाज़ियाबाद की जेल में। वहाँ का केस था मेरे ऊपर लगाया हुआ। गाज़ियाबाद में लगभग 3 या 3.5 साल रहा। वहाँ का केस बरी होने के बाद मुझको हरियाणा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझको 2012 यानी अभी 2 साल ही हुए हैं मुझको नई ज़िंदगी मिले हुए निकला हूँ और नई ज़िंदगी की शुरुआत की। तब दिल्ली में न मेट्रो की रफ्तार थी, न फ्लाईओवर की बाढ़, न चमचमाता एयरपोर्ट, न दमकता रेलवे स्टेशन। पुरानी दिल्ली भी तब वैसी ही पुरानी थी और उसी पुरानी दिल्ली से उसे उठाया गया था। पर वो खुद इस बदलाव का गवाह नहीं बन पाया, क्योंकि उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 14 साल उससे छीनकर सलाखों को दे दिए गए थे। जेल की सलाखों को। वो सलाखें अब टूट चुकी हैं। उसकी बाकी की उम्र भी उसे लौटाई जा चुकी है। पर क्या उसके बीते हुए वो 14 साल, वो 5110 दिन कोई लौटा पाएगा? बात 1996-97 की है। इन 2 सालों में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में अलग अलग तारीख और वक्त पर कुल 22 धमाके हुए थे। ये धमाके सड़क पे, बाजार में, रेस्तरां में, बसों में, यहां तक कि ट्रेन में भी हुए। इन धमाकों के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान में छुपे आतंकवादी और बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा और कुछ दूसरे आतंकवादी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया। धमाके की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। पर 2 साल बीत गए और उसके हाथ खाली थे। फिर तभी 20 फरवरी 1998 की वो रात आती। पुरानी दिल्ली के तेलीवाड़ा इलाके में रहने वाला 18 साल का आमिर दवा लेने घर से
बाहर निकला था। 20 फरवरी 1998 रात के तकरीबन 9 बजे आमिर पुरानी दिल्ली के इसी सदर बाजार इलाके में अपने लिए दवाई लेने आया था, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि कुछ आंखें उसका पीछा कर रही, और जब तक आमिर को कुछ समझ आता कुछ लोग उसे कार में जबरन ठूस कर ले जाते हैं। आज से लगभग 15-16 साल पहले 20 फरवरी को 1998 के रात लगभग 9-9:30 बजे का टाइम था। मैं दवाई लेने निकला था अपने घर से। माँ घर में इंतज़ार कर रही थी खाने का। कहा कि खाना खा के जाना। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, खाना मैं आकर लौट के खा लूँगा। मुझे नहीं मालूम था कि वो खाना मुझको 15 साल के बाद जब मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी उसके बाद भी माँ के साथ खाना नसीब नहीं होगा। पुरानी दिल्ली से आमतौर पर इस तरह किसी को यूं उठा ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ लोग देर रात तक जागे होते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, पर यहाँ सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ पाता तब तक जिप्सी निकल चुकी थी। आमिर को अब तक यही गुमान था कि शायद उसे किसी ने अगवा कर लिया है, मगर एक बार जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला उसे सब कुछ समझ आ चुका था। रात को मैं एक सड़क से गुज़र रहा था तो अचानक एक जिप्सी आई और मेरे आगे काफ़ी धीरे धीरे रेंग रही थी। एक आम इंसान को अपने काम की तरफ ज़हन होता है। थोड़ी टाइम उसकी तरफ मेरी निगाह पड़ी और हट गई। जैसे उसके नज़दीक पहुंचा मैं गाड़ी के और उसको क्रॉस करने की कोशिश की, एकदम मुझको धक्का लगा। और जब धक्का लगता है तो इंसान को चलते हुए तो उसके हाथ इस तरह उठते हैं, और गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और पीछे से मुझको पुश किया गया और अंदर गाड़ी में जबरन डाल दिया गया। 7 दिनों तक आमिर को गैर कानूनी तरीके से पुलिस हिरासत में रखा गया। इस दौरान उस पर तमाम जुल्म ढाए गए, उससे जबरन सादे कागजात पर दस्तखत कराए गए। इस दौरान आमिर के घर वाले लगातार अपने बेटे को तलाश रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे को कौन लोग कहां उठाकर ले गए। उन्हें तो ये खबर 28 फरवरी को मिली, जब अखबारों की हेडलाइंस में उनके बेटे का नाम आया। आमिर के अलावा पुलिस ने एक और लड़के को उठाया था। उसका नाम मोहम्मद शकील था। उसे आमिर का साथी बताया गया। 7 दिन के बाद 27 या 28 फरवरी को, मुझको सही से याद नहीं आ रहा कौन सी डेट थी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया और बताया कि मेरे ऊपर आरोप लगाए कि 1996 और 1997 में जितने ब्लास्ट हुए हैं दिल्ली और उसके आसपास, वो सब मैंने किए हैं और मास्टरमाइंड बताएगा। 18 साल की उम्र में इतने केसेस लगाए गए जितनी मेरी उम्र भी नहीं थी, लगभग 20-22 केस। पर क्यों? आखिर आमिर ही क्यों? उसे क्यों उठाया गया? उसी के सिर 22 धमाकों का इल्जाम क्यों लगा? इतने भरे पूरे शहर में पुलिस किसी और को भी उठा सकती थी, तो आमिर ही क्यों? क्या उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, या पाकिस्तान या बांग्लादेश से कोई कनेक्शन? हमने पता किया तो पता चला कि आमिर की बहन की शादी पाकिस्तान में हुई है। बस यही उसका पाकिस्तान से रिश्ता था, पर सिर्फ पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों से नहीं। हमने आमिर की पिछली जिंदगी के बारे में छानबीन की। हमें पता चला कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। फिर आमिर को ही पुलिस ने क्यों पकड़ा? यह सवाल हमने आमिर से ही पूछ लिया। मैं माकूल तौर पे यही कह सकता हूँ कि अगर एक रोड पे कोई आदमी जा रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसी के साथ एक्सीडेंट क्यों हुआ, उसका जवाब शायद मुश्किल होता है। इल्जाम इतना बड़ा और खौफनाक था कि आमिर का पूरा परिवार टूट गया। पड़ोसी छोड़िए, अपनों तक ने आमिर के घर वालों से किनारा कर लिया। मेरी फैमिली के साथ लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त थे, मोहल्ले वाले थे, वो कतराते थे
और उसका एक वजह भी ये थी कि पुलिस का भी प्रेशर होता था कि कोई अगर रिश्तेदार मिलने मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप से आता था तो उसको पुलिस आकर उठाकर ले जाती थी थाने में और कहती थी पता है तुम किन लोगों से मिलने आए, उनका बेटा अब जेल में। मतलब हरासमेंट। बाप ने बेटे के केस के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। खिलौनों के जरिए दूसरों के बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले का खुद अपना सबसे प्यारा खिलौना टूट रहा था। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद खिलौने बनाने के लिए वक्त भी कहां बचा था, लिहाजा घर की माली हालत खस्ता होती गई। बेटे के गम ने बाप को कुछ इस कदर तोड़ दिया कि आमिर की गिरफ्तारी के 3 साल बाद ही आमिर के वालिद की मौत हो गई। आमिर के पिता की मौत के बाद अब आमिर के केस की सारी जिम्मेदारी उसकी मां उठाती है, क्योंकि घर में और कोई था ही नहीं। एक बहन थी जो ब्याह कर पाकिस्तान जा चुकी थी, पर आमिर की बदनसीबी यहीं खत्म नहीं होती। शौहर की मौत और बेटे के माथे पर आतंकवादी का कलंक, इन दोनों गमों ने आमिर की मां को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। सदमा ऐसा लगा कि ठीक उसी साल जिस साल शौहर की मौत हुई थी, आमिर की मां को भी लकवा मार गया। उसी सदमे में मेरे फादर की डेथ हुई। मेरी मदर ने फिर जो है मेरे न्याय लड़ने के कानूनी पैरोकारी की जिम्मेदारी संभाली और 8-9 साल कंटिन्यू अकेले उन्होंने जो है पैरोकारी की। और 2009 में आते आते आखिर एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा आएगा। कब आएगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 2009 में आके उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और पैरालाइज, आज तक वो बिस्तर पे है। 14 साल पहले आमिर ने जब अपने घर की दहलीज छोड़ी थी, उस वक्त वो महज 18 साल का नौजवान था और 11वीं क्लास का स्टूडेंट। उसका हंसता खेलता परिवार था। वालिद काम पर जाते थे और अम्मी घर का चौका चूल्हा संभालती थी। लेकिन 14 साल बाद आमिर वनवास काट कर जब घर लौटा तो उसकी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। सर से वालिद का साया उठ चुका था और अम्मी बिस्तर पकड़ चुकी थी। अब घर में एक जिंदा लाश और घर के बाहर कानूनी खेल। पैरवी करने वाला भी कोई नहीं। वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है। अब आमिर पर एक साथ 3 राज्यों में हुए धमाकों के सिलसिले में मुकदमा चलना शुरू होता है। यह मुकदमा दिल्ली, गाजियाबाद, रोहतक और सोनीपत के सेशन कोर्ट में चल रहा था। धमाकों के सिलसिले में आमिर के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें बाकी तमाम धाराओं के साथ साथ देशद्रोह और देश के खिलाफ जंग का मामला भी शामिल था। मुकदमों की सुनवाई अपनी रफ्तार से चल रही थी। दिन, महीने, साल बीतते जा रहे थे। इस बीच जेल में आमिर ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन तोहमत ऐसा लगा था कि जेल में भी उसे सुकून से रहने नहीं दिया गया। ताने मारे गए कि आतंकवादी भी अब पढ़ाई करेगा। मैंने बीपीपी कोर्स किया। उसको क्लियर करने के बाद मैंने जो है बीए में दाखिला लिया, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री साइड से। और उसके साथ साथ CFN एक कोर्स होता है, उसमें दाखिला लिया। उधर 4 शहरों यानी दिल्ली, गाजियाबाद, रोहतक और सोनीपत में तमाम गवाहों और सबूतों के बीच मुकदमे की कार्रवाई जारी थी। शहर बेशक अलग अलग थे, पर यह दिल्ली, यूपी या हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं था। आमिर की गिरफ्तारी से लेकर तमाम आरोप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लगाए थे। 1996-97 में 2 साल तक, 1.5 साल तक बम ब्लास्ट होते रहे जगह जगह, और पुलिस उनको सोल्व नहीं कर सकी कहीं भी। तो उन्होंने 1998 फरवरी में जाकर के इनको पकड़ के और इनका एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में लिखवा लिया, इनको और एक कुछ 2-4 लोगों को, और कि हमने जहां जितने भी ब्लास्ट किए, 30 ब्लास्ट हुए पूरे इसमें, कि हमने किए। इन 4 शहरों और 22 धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने करीब 400 गवाहों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी की थी। फिर वो वक्त भी आया जब एक एक कर अदालतों ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। सोनीपत, रोहतक और गाजियाबाद सेशन कोर्ट में एक भी गवाह ने
पुलिस की कहानी को सही नहीं ठहराया। लिहाजा इन तीनों ही अदालतों से आमिर बरी हो गया। तो कोई एविडेंस नहीं थी, कोई मान्य जो एविडेंस होती है जिसमें कि कोई सबूत हो इनके खिलाफ, कुछ नहीं था। लेकिन इनके जानबूझकर ये केस इसलिए लाद दिए कि पुलिस को ये दिखाना था कि देखिए जी हमने इतने सारे केस सोल्व कर लिए। इसके अलावा दिल्ली में जितने जगह धमाके हुए थे वहां भी कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने आमिर को बम रखते हुए देखा हो। जिन गवाहों को पुलिस ने धमाकों का चश्मदीद बताया था वो भी अदालत में मुकर गए। गवाहों के अलावा पुलिस एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे आमिर का धमाकों से रिश्ता कायम किया जा सकता। यहां तक कि अब्दुल करीम टुंडा या किसी आतंकवादी संगठन के साथ उसके रिश्ते भी पुलिस साबित नहीं कर पाई। जो पुलिस ने गवाह तैयार किया था इनके खिलाफ, वो इनके खिलाफ बोला ही नहीं। उसने कहा था हम तो गए नहीं, हमने कभी इनको देखा नहीं। हम जो फैक्ट्री जहाँ ये कहते हैं कि वहाँ बम बनाते थे, पुलिस ने कहा कि हम उसको चंद्रभान को वहाँ लेकर के जब रेड की उसको लेकर गए तो उसके सामने हमने पिलकवे से ये सामान निकला। लेकिन जो गवाह जिसको कहते हैं कि उसके सामने हुआ, तो वो गवाह जा कर के कोर्ट में ये कहता है कि मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं। यानी उसने पुलिस के खिलाफ गवाही दी। लिहाजा एक एक कर आमिर धमाकों के इल्जामों से बरी होता गया और फिर आखिरकार 9 जनवरी 2012 को लंबे 14 साल बाद उसे जेल से रिहाई मिल गई। 14 साल एक कमरे में पड़े रहे। मैं ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाता, जल्दी थक जाता हूँ फिजिकली तौर पे। मेमोरी भी मेरी कुछ ठीक नहीं, भूल जाता हूँ कुछ याददाश्त। पहले से 2 साल में फ़र्क आया है लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता हूँ। चूंकि आमिर की गिरफ्तारी और आमिर के खिलाफ केस दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तैयार किया था, लिहाजा हमने इस बारे में दिल्ली पुलिस के आला अफसरों से बात करने की तमाम कोशिशें की, पर दिल्ली पुलिस ने आमिर के बारे में बात करने से हमसे साफ मना कर दिया। आमिर बेशक अब आज़ाद है, वो घर लौट आया, लेकिन इन 14 सालों ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। बाप को पहले ही खो चुका है, माँ बिस्तर से उठना तो दूर ठीक से बोल भी नहीं पाती, और खुद आमिर 14 साल का जख्म उसके जहन में ऐसा घर कर गया है कि उसकी याददाश्त ही कमज़ोर हो गई है। वो बीच बीच में अचानक सब कुछ भूल जाता है, बस कुछ याद रहता है तो वो जख्म जो इन 14 सालों ने उसे दी। वैसे आमिर को पुलिस, कानून या समाज से अब भी कोई शिकायत नहीं है। उसने सबको माफ कर दिया। वो अब एक नई जिंदगी जीना चाहता है और इसकी शुरुआत भी उसने कर दी। आमिर की हाल ही में शादी हो गई, पर हाँ, बस एक टीस अब भी उसके दिल में है, और वो ये कि सब कुछ होने के बाद भी उसकी जिंदगी के वो 14 साल कोई उसे लौटा नहीं पाएगा, कोई नहीं। देखिए 14 साल में जो खोया है, अगर कोई कंपनसेशन भी मिले या कोई मुआवजा वगैरह भी मिले तो भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। मेरे फादर को जो ज़ख़म और दर्द और रंज दुख मिले, तकलीफ़ें मिली मेरी फैमिली को, वो उसकी कोई कीमत नहीं है। मेरे पापा दोबारा नहीं लौट के आ सकते, मेरी मम्मी की सेहत वापस नहीं लौट कर आ सकती। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार उनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।